जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मुगल वंश की शुरुआत यानी स्थापना बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन बाबर बाबर नाम इसका नहीं था पहले, लेकिन इसके पराक्रम के कारण, इसकी इतनी बहादुरी के कारण लोगों ने इसका नाम बाबर रख दिया था। तो बाबर का बाबर नाम कैसे पड़ा, देखिए। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। लोगों का मानना था कि बाबर बाघ की तरह बहादुर है, बाघ की तरह सब कार्य कर सकता है, बाघ की तरह बहादुर है, इसलिए लोगों ने जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर रख दिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर रख दिया। देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। और उनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। देखिए, मिर्जा बाबर की खानदानी उपाधि थी। खानदानी उपाधि किसे कहते हैं? ये उपाधि इनके पिता भी लगाते थे, इनके दादा भी लगाते थे, इनके परदादा भी लगाते थे। तो मिर्जा बाबर की खानदानी उपाधि थी, जो खानदान से चली आती थी। जैसे इनके दादा भी, परदादा भी, इतने लोग, बहुत से लोग शुरू से ही ये उपाधि लगाते थे। तो बाबर की खानदानी उपाधि क्या थी? बाबर की खानदानी उपाधि थी मिर्जा। और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार, जो कि चंगेज खां की वंशज थी। किसकी वंशज थी? चंगेज खां की वंशज थी। देखिए, बाबर एक महत्वाकांक्षी राजा था। बाबर एक महत्वाकांक्षी राजा था। तो महत्वाकांक्षी राजा किसे कहते हैं? महत्वाकांक्षी उसे कहते हैं, आप अपने गांव में, शहर में आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कार्य करते करते नहीं थकते हैं, जो मजदूरी करते हैं लेकिन एक काम पे दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने आलसी होते हैं, एक काम करते ही नहीं है और दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कैसे होगा, तीसरा काम कैसे होगा। तो जो लोग एक काम के बाद दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं और कभी नहीं थकते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग महत्वाकांक्षी बोलते हैं। तो बाबर कैसा राजा था? बाबर एक महत्वाकांक्षी राजा था। बाबर एक महत्वाकांक्षी राजा था। देखिए, बाबर किसका समकालीन था? एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाबर किसका समकालीन था? देखिए, समकालीन उसे कहते हैं जो आपके साथ हो। सम माने समय, मतलब बराबर। अकालीन माने काल माने समय होता है। तो बराबर समय में 10, 20, 30, 40 साल के अंतर रहेगा तो वो आपके समकालीन होगा। जैसे हम आपके समकालीन है, आपके मम्मी पापा आपके समकालीन है, कोरोना आपके समकालीन है, कोरोना आपके समकालीन है। तो देखिए, बाबर के समकालीन थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। बाबर के समकालीन कौन थे? बाबर के समकालीन थे गुरु नानक देव। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए, बाबर की दादी बाबर को बहुत मानती थी। देखिए, दादी दादा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही बाबर की दादी बाबर को बहुत मानती थी। जब बाबर 11 वर्ष की आयु का था, तभी उनकी दादी ने उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। जब बाबर 11 वर्ष की आयु का था, उस समय हम लोग 5-6 क्लास में पढ़ रहे होते हैं। अगर वही बाबर की 11 वर्ष की अवस्था में उसकी दादी ने उन्हें बैठा दिया सिंहासन पर। बाबर अभी बहुत छोटा था, लेकिन वह छोटे पर से ही वह बहुत अच्छा शासन किया। और दादी उनकी एहसान दौलत बेग की सहायता से वह गद्दी पर बैठा था। और वह कहाँ का शासक बना था? वह फरगाना का शासक बना था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के फरगाना में हुआ था। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठ गया। और बाबर ने 11 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा तो उसने, अब राजा था तो एक ही क्षेत्र पे सीमित रहेगा नहीं। अब उसे दूसरा क्षेत्र भी जीतना था। दूसरा क्षेत्र उसने जीतने के लिए समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद को उसने जीत लिया। देखिए, समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद को उसने जीत लिया। लेकिन जो फरगाना था, फरगाना पे उसने कोई सेनापति नहीं छोड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति न छोड़ा जो फरगाना पे शासन करे। लेकिन जब उसने फरगाना पे छोड़ा, लेकिन फरगाना को छोड़ दिया तो समरकंद पे शासन करने लगा। तो फरगाना ने 8 महीने बाद खुद को
आजाद कर लिया। वो कहा कि हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। तो बाबर क्या किया कि समरकंद से फिर फरगाना गया। फरगाना को संभालने गया तो समरकंद हाथ से निकल गया और फरगाना तो निकल ही चुका था। अब फिर गया, उसने काबुल पर आक्रमण किया, लेकिन ये भी उसके हाथ से आक्रमण निकल गया। फिर गजनी पर आक्रमण किया, ये भी उसके हाथ से निकल गया। तो बाबर ने समरकंद, काबुल, गजनी, फरगाना इतने क्षेत्रों पे शासन किया, लेकिन कोई भी शायद उसका सीमित नहीं रहा। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने तक, इतने तक ही उसने शासन किया। अब देखिए ऐसे ही बाबर की जिंदगी चल रही थी। वो कहीं लड़ता था 4-5 दिन के, ऐसे ही वो अपनी जिंदगी बिता रहा था। अब बाबर के लिए रहने के पास कुछ नहीं था। अगर इसी तरह दिल्ली सल्तनत में आप लोग पढ़े होंगे, लोधी वंश का शासक था। इससे लोधी वंश का शासन था। उस समय के शासक थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। उनके दुश्मन इतने दुश्मन थे, आप लोग के भी दुश्मन होंगे। उतने इनके दुश्मन थे कि उनके खुद के चाचा, उनके खुद के सूबेदार उनको नहीं पसंद करते थे। वो लोग इतना तंग आ गए थे कि पंजाब के सूबेदार और उनके चाचा आलम खान लोधी, पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, चाचा आलम खान लोधी और राणा सांगा, इन्होंने मिलकर बाबर को निमंत्रण दिया और उनसे कहा कि आप आ जाइए और हमारे इब्राहिम लोधी को हरा दीजिए और आप धन लूटकर यहाँ से चले जाइए। अब बाबर के पास कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि हाँ, यहाँ पे जाएंगे, हमें कुछ धन लूटने को मिल जाएगा, हमें अपने रहने के लिए कुछ मिल जाएगा। वो आया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण के बहुत करीब आ गया, तब इब्राहिम लोधी को पता चला कि हाँ, हमारे यहाँ कोई आक्रमण करने आ रहा है। और इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी गलती थी कि वह युद्ध में सामने चला आया। उसके आलम खान लोधी भी दुश्मन थे, राणा सांगा भी दुश्मन थे। और आक्रमण किसने किया था? बाबर। और ये लोग बाबर के साथ दिखावा कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। ऐसे ही तब जब बाबर आया तो उसने पानीपत, एक हरियाणा की एक जगह है पानीपत, वहां पर बाबर ने आक्रमण कर दिया। और बाबर ने आक्रमण किया तो बाबर इस आक्रमण में जीत गया और इब्राहिम लोधी के साथ कोई नहीं था, तो इब्राहिम लोधी पानीपत में हार गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत के युद्ध में किसकी जीत हुई? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई। देखिए, इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। दिल्ली सल्तनत में एक पहला शासक था जो युद्ध के समय मारा गया, युद्ध करते समय मारा गया। दिल्ली सल्तनत में बहुत से राजवंशों ने शासन किया, बहुत से शासकों ने शासन किया, लेकिन इकलौता यही राजा था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए, पानीपत, इसमें सेना को जो था उज्बेक पद्धति से बिछाया था, यानी तुगलमा नीति से। किससे? तुगलमा नीति से बिछाया था। और तोप को उस्मानी पद्धति यानी रूमी पद्धति से बिछाया था। तोप को उस्मानी पद्धति और रूमी पद्धति से बिछाया था। और बाबर के जो तोपची थे वो कहाँ के थे? बाबर के तोपची थे तुर्की के थे। कहाँ के थे? तुर्की के थे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे।